मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। हरियाणा के अंबाला में पॉलिटेक्निक के एक छात्र की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूल के ही एक टीचर ने संस्थान के परिसर में ही डंडों और लात घूंसों से छात्र की बुरी तरह पिटाई की। टीचर की एक करतूत एक छात्र ने कैमरे में कैद कर ली। इस छात्र की गलती बस इतनी थी कि इसने अपने एक सहपाठी की किताब नहीं लौटाई थी। पहले उस छात्र ने इसके चेहरे पर पेन से वार किया और फिर अपने रिश्तेदार टीचर से इस छात्र की पिटाई करवाई, जिससे बुरी तरह से जख्मी हो गया। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन का दौर जारी है। कैंपस में छात्रा से छेड़छाड़ और विरोध प्रदर्शन कर रहे 35 छात्रों की गिरफ्तारी का मामला गर्माता जा रहा है। प्रदर्शनकारी सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर अड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीसी के मनमाने रवैये और छात्रों पर हुई पुलिस ज्यादती और छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम के गुस्साए कर्मचारियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। दरअसल बिजली विभाग के ठेकेदार ने एक सफाई कर्मचारी की पिटाई कर डाली थी, जिससे भड़के उसके साथियों ने हंगामा कर दिया। एमपी के भिंड में एक स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़खानी कर रहे मंचलों पर पुलिस का कहर टूट पड़ा। पुलिस ने एक मंचले की लात घूंसों और डंडों से पिटाई की। छात्राओं ने बताया कि मजनुओं के डर से वो परीक्षा देने जाने से भी डरती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स के हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। ये शख्स 200 फीट ऊंचे टावर पर जा चढ़ा और करीब 24 घंटे तक टावर पर ही जमा रहा। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह इसे नीचे उतारा गया। बताया जाता है कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार है। हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर इसके चढ़ने की खबर मिलते ही बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई काट दी। पुलिस और लोग उसे गुरुवार को दिन भर समझाते रहे, लेकिन आज जाकर वो उतरा। देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में फिर एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। जेल नंबर 1 में बंद रिंकू नाम के कैदी को गुरुवार के दिन रिहा होना था, लेकिन रिहा होने से ठीक पहले अचानक उसकी मौत हो गई। रिहाई की खबर पर जब परिजन जेल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कैदी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर कैदी की मौत हो चुकी थी। कैदी की मौत पर उसके परिजनों ने जेल प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। घर वालों का आरोप है कि रिंकू को जहर देकर मारा गया है, क्योंकि उसका शरीर नीला पड़ चुका था। कैदी की संदिग्ध मौत पर जेल प्रशासन खामोश है। जेल में लगातार हो रही कैदियों की मौत से तिहाड़ जेल सवालों के घेरे में आ गया है। घर वालों का आरोप है कि रिंकू को जहर देकर मारा गया है, क्योंकि उसका शरीर नीला पड़ चुका था। कैदी की संदिग्ध मौत पर जेल प्रशासन खामोश है। जेल में लगातार हो रही कैदियों की मौत से तिहाड़ जेल सवालों के घेरे में आ गया है। तिहाड़ जेल में 5 दिन के अंदर ये तीसरी मौत है। 14 सितंबर को रियाजुद्दीन नाम के कैदी की संदिग्ध स्थिति में फंदे से लटकी हुई लाश मिली थी। 17 सितंबर को सलमान नाम के कैदी की हत्या कर दी गई थी और अब एक और कैदी की मौत हो गई है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में सड़क किनारे एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि शख्स की वर्दी देखकर लग रहा है कि वो प्राइवेट ड्राइवर था। उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में देर रात मोतिया खां के पास पुलिस और मेवाती गैंग के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मेवाती गैंग के 5 शातिर मवेशियों को चुरा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर गैंग को घेर लिया। मेवाती गैंग के शातिर मेटाडोर से मवेशियों को ले जा रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें घेरा तो ये भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस को चकमा देकर गैंग के 4 सदस्य भाग निकले, जबकि एक पकड़ा गया। दिल्ली से सटे नोएडा में देर रात एक अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। नॉर्मल डिलीवरी के बावजूद अचानक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। नोएडा के सेक्टर 49 के श्री ओम अस्पताल में सुनीता नाम की महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया था। सुनीता ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद सुनीता की मौत हो गई। सुनीता के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस पहुंची। काफी समझाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की बात कही है। गाजियाबाद में एक परिवार को शराब माफिया के विरोध की कीमत बेटी की जान देकर चुकानी पड़ी है। परिवार ने पड़ोस में शराब बेच रहे माफिया का विरोध किया था। माफिया पर आरोप है कि उसने परिवार की 14 साल की एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बीजेपी और शिवसेना की 25 साल की दोस्ती आर और पार की स्थिति में आ गई है। महाराष्ट्र चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में बात नहीं बन पा रही है और गठबंधन टूटने का अंदेशा भी जताया जाने लगा है। शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल दे सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि मोदी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से बात कर सकते हैं।
गठबंधन पर फैसले को लेकर बीजेपी में आज बैठकों का दौर चल रहा है। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दो बार हुई। पहली बैठक एकनाथ खड़से के घर हुई तो दूसरी बैठक महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी बनाए गए ओम माथुर के घर पर। दरअसल सीटों को लेकर शिवसेना और बीजेपी अपनी अपनी मांग पर अड़ी हुई है। शिवसेना 155 तो बीजेपी 135 सीटें चाहती है। दोनों पार्टियों की डिमांड मिला दें तो 290 सीटें हो जाती हैं, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटें ही हैं। बीजेपी और शिवसेना को अपने कोटे से आरपीआई, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमान क्षेत्र अधिकार पक्ष, लोक संग्राम जैसी छोटी पार्टियों को सीटें देनी है। बीजेपी का कहना है कि इन पार्टियों को 18 सीटें दी जाएं और बीजेपी शिवसेना 135 सीटों पर लड़े। साल 2009 में शिवसेना 169 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 44 पर जीत हुई थी, जबकि बीजेपी 119 सीटों पर लड़कर 46 सीटें जीती थी। लेकिन अब गठबंधन में कई और पार्टियां हैं और उसे लेकर के भी बीजेपी शिवसेना में स्थिति साफ नहीं हो पा रही। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने फिर जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। राउत ने बीजेपी से सीटों को लेकर जारी गतिरोध पर कहा कि इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार किसी भी तरह में कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बने और शिवसेना का मुख्यमंत्री मंत्रालय में बैठे। सीट शेयरिंग की जो बात है, बातें रुकी है कुछ समय के लिए, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शिवसेना से सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना से गठबंधन बरकरार रहेगा। तो मुझे लगता है कि बातचीत का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इंतजार कीजिए। इसमें कोई चीज, सब चीज खत्म हो गई, सारा चीजें टूट गई, ये कहना बहुत गलत होगा। बीजेपी शिवसेना में भले ही सीटों को लेकर मामला नहीं सुलझा है, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अपने लिए सीट तलाश ली है। सूत्रों से खबर है कि उद्धव दादर या विले पार्ले या फिर दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी से शिवसेना की नाराजगी की कई वजह बताई जा रही है। शिवसेना हर हाल में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद चाहती है। शिवसेना का मानना है कि गठबंधन पर बात करने की जगह बीजेपी बयानबाजी करने में ज्यादा मशगूल है। शिवसेना इसलिए भी नाराज है क्योंकि दादर, विलेपार्ले, जलगांव, ठाणे सीटों पर बीजेपी दावा कर रही है। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी एनसीपी, एमएनएस से भी पीठ पीछे बात करती है। मोदी सरकार में अहम मंत्रालय नहीं मिलने से भी नाराजगी है। कैबिनेट कमेटी बनाते वक्त सलाह नहीं लेने से भी शिवसेना नाराज है। साथ ही लीलाधर डाके को राज्यपाल नहीं बनाने और महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से शंकर नारायणन को हटाने से पहले चर्चा नहीं करने से भी शिवसेना बीजेपी से नाराज है। उधर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में जारी गतिरोध पर आज कोई फैसला हो सकता है। इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की आज मुलाकात हो सकती है। उधर एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने जल्द ही जवाब नहीं दिया तो एनसीपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी 144 सीटों से कम में समझौता नहीं करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के सरकारी बंगले का विवाद बढ़ता जा रहा है। अजीत सिंह का कहना है कि उनके सरकारी बंगले को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना देना चाहिए। बाबू जगजीवन राम के नाम पे स्मृति भवन है, काशी राम जी के नाम पे है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है। सारे देश के सब किसानों के नेता थे, सब लोग उनको मानते हैं और इसलिए इनको कम से कम बातचीत शुरू करनी चाहिए। जो लोग ये मांग उठा रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अजीत सिंह के सरकारी बंगले को स्मारक नहीं बनाएगी। सरकार ने निर्णय किया कोई ऑफिशियल बंगलों को मेमोरियल नहीं बनाना चाहिए, ऐसा सरकार ने 14 साल 15 साल पहले निर्णय किया है। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल जाकर घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये प्रदर्शनकारी कल अजीत सिंह के बंगले को लेकर गाजियाबाद में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हो गए थे। इससे पहले कल गाजियाबाद में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। दिल्ली में अजीत सिंह का सरकारी मकान खाली कराने से ये लोग भड़के हुए थे और दिल्ली का पानी बंद करने के लिए मुरादनगर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। पीएम बनने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में सीएनएन चैनल से मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं और वो अलकायदा के बहकावे में नहीं आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम ने सही फरमाया, भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं और आतंकी संगठनों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं।
नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है, एक बहुत बड़ी बात कही है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए जीता है और हिंदुस्तान के लिए मरता है। 3 दिनों का दौरा खत्म होने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली से चीन के लिए रवाना हो गए। जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन ने विमान में सवार होने से पहले हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। शी जिनपिंग को विदाई देने के लिए सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी। रवानगी से पहले जिनपिंग और उनकी पत्नी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से हाथ मिलाकर मेहमान नवाजी के लिए थैंक यू भी कहा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे से आखिरी दिन उनसे होटल ताज पैलेस में जाकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मिली। सोनिया के साथ उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता भी थे। सोनिया गांधी से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने पहुंची। होटल ताज पैलेस में दोनों के बीच में मुलाकात हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को चीन आने का निमंत्रण भी दिया। कल शिखर वार्ता के दौरान उन्होंने अगले साल मोदी को चीन आने को कहा। जिनपिंग ने शिखर वार्ता का सिलसिला बनाए रखने पर जोर भी दिया। चीनी राष्ट्रपति की विदाई के दिन भी तिब्बतियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ताज पैलेस होटल के पास तिब्बती प्रदर्शनकारी जमा हुए और पोस्टर बैनर लेकर शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी की। जिनपिंग ताज होटल में ही ठहरे हुए थे। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो वो सड़क पर लेट गए। सभी का कहना था कि हम चीन से तिब्बत की आजादी की मांग करते हैं। पुलिस ने तिब्बती प्रदर्शनकारियों को उठाकर घसीटते हुए वहां से हटाया। प्रदर्शनकारियों में कई लड़कियां भी शामिल थी। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। जाने माने उद्योगपति और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच स्वच्छ भारत अभियान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इन योजनाओं के लिए बिल गेट्स आर्थिक मदद करेंगे। बिल गेट्स और उनकी पत्नी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में देश से जुड़ी कई योजनाओं पर बातचीत हुई। बिल गेट्स ने गरीबों से जुड़ी योजनाओं में सहयोग करने की बात कही है। हेल्थ सर्विसेज के लिए अनेक सब बातों के लिए सहयोग करना चाहते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं उनके टीम का इंटरेक्शन मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ लगातार है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिल गेट्स और उनकी पत्नी का खास स्वागत किया। गेट्स और उनकी पत्नी को फूलों के गुलदस्ते भेंट किए गए। बिल गेट्स ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। दोनों के बीच में शहरी विकास योजनाओं और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑल इंडिया रेडियो फ्री एसएमएस सर्विस लॉन्च की, जिसका प्रेजेंटेशन भी किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के रिचर्ड राहुल वर्मा को भारत में अमेरिका का नया राजदूत बनाया है। रिचर्ड भारत में अमेरिकी राजनयिक बनने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी होंगे। बाढ़ की तबाही से उबरने में जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस त्रासदी में अब तक 277 लोगों की जान गई है। हालांकि बेघर और तबाह हुए लोगों की तादाद लाखों में है। अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर आपदा के बहाने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपने फंड से कश्मीर राहत कोष में पैसे देना चाहते हैं। ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों ने विधायक फंड से 20 लाख जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के लिए दिल्ली सरकार को लिखा था, लेकिन सूत्रों से खबर है कि उपराज्यपाल ने आपत्ति जताई है। आखिर क्यों? केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि पिछले साल उत्तराखंड बाढ़ राहत के लिए दिल्ली के सभी विधायकों के फंड से 10-10 लाख रुपए भेजे गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में आपत्ति क्यों है? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और शाहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए 11 डॉक्टरों की एक टीम का पैनल भेजा है। ये लोग अपने साथ जरूरी दवाइयां भी ले गए हैं। बाढ़ के बाद महामारी रोकने के लिए डॉक्टरों ने संकल्प लिया। अमृतसर से एसजीपीसी ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इसमें राशन के सामान के साथ पीड़ितों के लिए कपड़े भी भेजे गए हैं। मामले में मुंबई मकोका कोर्ट में फैसला 17 अक्टूबर तक टल गया है। साल 2006 में 1 जुलाई को मुंबई के लोकल ट्रेन में धमाका हुआ था, जिसमें 187 लोग मारे गए थे। घोटाले के आरोपियों से मिलने के मामले में सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को फौरी राहत मिल गई है। सीएजी शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। कोलकाता में टैक्सी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कोलकाता की सड़कों से दूसरे दिन भी टैक्सियां गायब दिखी।
कोलकाता में किराया बढ़ाने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन हड़ताल पर है। 450 टैक्सी चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई खत्म करने और यात्रियों को ले जाने से इनकार करने पर 3000 जुर्माने के फैसले पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। यूपी के बाराबंकी में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी की पड़ोस की एक शातिर महिला लड़की को बहला फुसलाकर ले गए। उसने लड़की को अपने पति और 2 बदमाशों के हवाले कर दिया। यूपी के बलरामपुर में एक दारोगा पर रेप का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की ने लखनऊ आकर डीजीपी से शिकायत की और आरोपी दारोगा पर कार्रवाई करने की मांग की। यूपी के अमरोहा जिले में हुए एक सड़क हादसे में मंडी समिति के सचिव समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हो गए। राजस्थान के भरतपुर में स्कूल बस पलट जाने से एक छात्रा की मौत हो गई। हादसे में कई बच्चे जख्मी हो गए। कानपुर के बिछूर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक मासूम को टक्कर मार दी। टक्कर से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में जमीन विवाद को लेकर बीएसपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के रुड़की में छात्र की हत्या से गुस्साए सैकड़ों लोगों ने कोतवाली के सामने जाम लगाकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों की पुलिस अधिकारियों से जमकर बहस हुई। सैनिक कॉलोनी में रहने वाले अभिषेक नाम के छात्र की हत्या का आरोप उसके ही 2 दोस्तों पर लगा है। आरोप है कि मोबाइल के चक्कर में दोनों आरोपियों ने अभिषेक की हत्या कर दी। हरियाणा के फरीदाबाद में मां बेटों की दिलेरी से लूट की कोशिश नाकाम हो गई। दिन दहाड़े घर में घुसे 2 हथियारबंद लुटेरों ने घर की मालकिन और उसके 2 बेटों पर पिस्तौल तान दी, लेकिन ये लोग लुटेरों से भिड़ गए। बिहार के रक्सौल में एसएसबी ने 1 लाख के जाली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स रक्सौल का ही रहने वाला है। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने कानपुर में तोड़फोड़ और आगजनी की। बार-बार की कटौती से भड़के लोग पावर सब स्टेशन पर जा धमके और हंगामा करने लगे। भोपाल में बीजेपी समेत हिंदू उत्सव समिति और हिंदू सेना ने गरबों में पहचान पत्र के जरिए प्रवेश देने की मांग की। प्रसिद्ध सारंगी वादक उप्पलापू श्रीनिवास का शुक्रवार को चेन्नई स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 45 साल के थे। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में डीयू को नंबर 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डीयू के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई दूसरे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता तीसरे, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चौथे पायदान पर है। धनबाद में एक नींव की खुदाई के दौरान 150 मुगल कालीन चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे मजदूरों ने आपस में बांट लिया। बाद में पुलिस मजदूरों से सिर्फ 38 सिक्के ही बरामद कर सकी। चेन्नई के कोलाथपुर में 3 आंख वाला एक बछड़ा पैदा हुआ। राजेश नाम के शख्स के घर पर इस बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है।